हेलो बच्चों, हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2 तक लास्ट वीडियो में किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। उससे पहले देखेंगे उसकी इंट्रोडक्शन। तो जैसे हमने 2.2 में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो थे रिलेटेड टू रिलेशंस। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस हम समझ चुके हैं। रिलेशंस क्या होते हैं बच्चों? हमने पढ़ा था अगर दो सेट हैं ए और बी, तो ए और बी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें सारी ही ऑर्डर पेयर्स आती हैं जो ए से बी के साथ ऑर्डर में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो रिलेशंस क्या होते थे? उन्हीं ऑर्डर पेयर्स का सबसेट होता था उसमें से, यानी कि वो वाली ऑर्डर पेयर्स जिसमें कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस हों। आज हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस को ही फंक्शंस कहते हैं। यानी कि पहली बात तो फंक्शन जो होते हैं वो रिलेशंस होते हैं, लेकिन क्या सारे रिलेशंस फंक्शंस होते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशल टाइप के जो रिलेशंस होते हैं उन्हें ही हम फंक्शंस कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन एफ, जैसे हम रिलेशन के लिए आर वर्ड यूज़ करते हैं, फंक्शन के लिए हम स्मॉल एफ यूज़ करते हैं। एक रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। क्या बोल रहा है बच्चों? देखो फंक्शन क्या हुआ। एक बात तो ये रिलेशन है, पर कौन सा रिलेशन है? वो रिलेशन जिसमें कि सेट ए की जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज प्रेजेंट हो बी सेट के अंदर। ठीक है, जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम प्री इमेजेस कहते हैं, और जो बी सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम इमेजेस कहते हैं। तो हर एक प्री इमेज की सिर्फ एक यूनिक इमेज होगी अगर सेट बी में, तब हम उस रिलेशन को बोलेंगे कि वो फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ सेमीकोलन ए टू बी। और उसको कैसे पढ़ते हैं? फंक्शन ए टू बी, दैट मीन्स कि प्री इमेजेस हैं ए सेट में और उसके करस्पॉन्डिंग इमेजेस हैं बी सेट में। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से पढ़ते हैं बच्चों इसे। नेक्स्ट है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए बी कोई ऑर्डर पेयर है विच बिलोंग्स टू दिस फंक्शन, देन एफ एट ए इज इक्वल्स टू बी। क्या बोलने का मतलब हुआ? हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करें? हमने कहा एक फंक्शन है ए से बी पर, और यहाँ पे लिखिए ऑर्डर पेयर्स ए बी, दैट मीन्स कि फर्स्ट वाला एलिमेंट ए का होगा और सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो बी का होगा। तो अगर मैं उस फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर निकालती हूँ तो मुझे मिलती है बी, यानी कि इस जो प्री इमेज है इसकी एक इमेज मुझे यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे वेयर बी इज कॉल्ड द, इस बी को इमेज बोलते हैं, ए इज कॉल्ड द प्री इमेज अंडर फंक्शन एफ। क्या लिखा है? इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी and AB is the order pair which belongs to this function, then function at A is equals to B, where B is called the image of A under F। B क्या है? A की इमेज है, किसके अंडर? गिवन फंक्शन के अंडर। एंड A is called the प्री इमेज ऑफ B under F। और A को क्या बोलेंगे? A क्या होगी? B की प्री इमेज होगी इसी फंक्शन F के अंडर। ठीक है बच्चों, अब जैसे आपको अभी डेफिनेशन से तो इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, अब यहाँ पे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। एक सेट ए और बी सेट, बहुत सारे सेट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे रिलेशंस हैं। फर्स्ट फिगर में जो है इसको मैंने R1 रिलेशन का नाम दिया, यहाँ पे R2, R3, R4। यहाँ पे देखिए 1 ए के साथ करस्पॉन्ड है, यानी कि 1 की ये सारी क्या होती हैं? इनपुट्स होती हैं, और ये सारी क्या होती हैं? आउटपुट्स होती हैं। और इन्हें हम इमेजेस भी कहते हैं, प्री इमेजेस भी कहते हैं। बट अगर ये, अब हम फंक्शंस में पढ़ रहे हैं, अगर ये फंक्शन होगा तभी हम इसको इमेज और इसको प्री इमेज कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो दिया है ये एरो डायग्राम, ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो ए के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए बी में, वन एंड ओनली वन। तो यहाँ पे 1 की इमेज है ए, 2 की है बी, 3 की है सी। बट क्या 4 की इमेज है? नहीं, 4 की तो इमेज नहीं है। अभी यहाँ पे हमारे को ए एलिमेंट के सारे जो डोमेन होती है आपकी, इसके सारे ही एलिमेंट्स की इमेजेस अगर प्रेजेंट होंगी तब हम इसे फंक्शन बोलेंगे। तो फर्स्ट वाला तो फंक्शन नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं नॉट अ फंक्शन। R1 इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए 1 की इमेज है 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 6 की तो कोई इमेज प्रेजेंट नहीं है,
तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। R2 इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये भी फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं थर्ड को, R3 रिलेशन को चेक करते हैं। ए की इमेज है, ए की एक और इमेज है, 4 की भी 2 इमेजेस हैं, 25 की भी 2 इमेजेस हैं। ठीक है, ये हमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा था, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर भी 25। बेसिकली फंक्शन क्या दिया है आपका एक्स स्क्वायर, जो आपका ये ए है, यानी कि जो एक्स एलिमेंट्स हैं वो वाई के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ एक ही जो एलिमेंट है या एक ही प्री इमेज जो है या एक ही इनपुट की क्या है, 2 आउटपुट्स हैं। एक जैसे 9 है, 9 का एरो 3 के लिए भी जा रहा है और -3 के लिए भी जा रहा है। तो जब भी ये एक ही, हमने क्या पढ़ा था कि 1 एंड ओनली 1 इमेज, 9 की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे 2 इमेजेस हैं, तो ये भी फंक्शन नहीं है। R3 इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है बच्चों? बिकॉज यहाँ पे एक एलिमेंट जो इनपुट में है उसकी 2 आउटपुट्स आ रही हैं, पर हमने पढ़ा था सिर्फ एक ही होनी चाहिए, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। नाउ R4 रिलेशन को देखते हैं। एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। ठीक है, तो सारे ही जो A है उसमें सारे ही एलिमेंट्स जो हैं उनकी इमेजेस B में प्रेजेंट हैं और सबकी क्या है, यूनिक, अलग, डिफरेंट। ठीक है, 1 एंड ओनली 1। तो येस, दिस इज अ येस, R4 इज अ फंक्शन। तो इन चारों में से सिर्फ कौन सा फंक्शन है, R4। ऑल्दो ये सारे रिलेशंस हैं, लेकिन क्या सारे रिलेशंस फंक्शंस होते हैं? तो नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने अलग से नोट डाउन किया है, आपने इसको हमेशा याद रखना है। ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। ठीक है, हमने अभी ऊपर बोला स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस को हम फंक्शन बोलते हैं, यानी कि फंक्शन तो रिलेशंस होंगे ही होंगे। दैट्स वाई ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से इस चीज़ को याद रखना है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, रिलेशंस क्या होते थे? रिलेशंस होते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट की ऑर्डर पेयर्स में से ही कुछ ऑर्डर पेयर्स होती थी, यानी कि रिलेशन जो होते थे वो सबसेट्स होते थे किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। और फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं जिसमें हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक 2 और एरो डायग्राम्स बनाए हैं मैंने। यहाँ पे ए सेट और ए बी सेट है। यहाँ पे देखिए 1 की इमेज क्या है, ए भी है, 1 की इमेज बी भी है, यानी कि एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट्स मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। R5 इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक ही प्री इमेज की 2 इमेजेस प्रेजेंट है, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, तो दिस इज नॉट डन, ये आपका फंक्शन नहीं है। अब R6 को चेक करते हैं। 1 की इमेज है A, अगर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 और A ऑर्डर हुए आपस में, 2 और A ऑर्डर हुए हैं, 3 और A ऑर्डर हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये सारी ऑर्डर पेयर्स आएंगी। तो क्या अब ये फंक्शन है? तो येस, दिस इज अ फंक्शन। वाई? देखो हमने अब ऐसे नहीं सोचना आपने कि 1 की इमेज भी A है और 2 की इमेज भी A है। तो ऐसे तो कहीं नहीं बोला कि 2 एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं हो सकती। हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यस, 1 की इमेज है, A अलग है ना 2 के लिए। अब ऐसे नहीं बोला कि उसकी जिस किसी और की इमेज है वो इसकी नहीं हो सकती, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। 2 की एक ही इनपुट होनी, एक ही आउटपुट होनी चाहिए। यस है, अलग है, ये भी इसके लिए अलग है, इसका अलग है। 3 का बेशक इन सब की आउटपुट एक ही है, लेकिन इंडिविजुअली देखोगे आप तो 1 की एक ही इमेज प्रेजेंट है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है। तो यस, दिस इज अ फंक्शन। अब आपने बेसिकली 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर एरो आपके इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है, एक से आपके 2 एरोस निकल रहे हैं अगर, तो ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 2 एरो अगर एक ही पे जा रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो येस, दिस इज़ अ फंक्शन। ठीक है, मल्टी वन फंक्शन बोलते हैं इसको, मैनी वन फंक्शन सॉरी। यानी कि बहुत सारी इनपुट्स के लिए एक आउटपुट हो सकती है, वो एक फंक्शन कहलाएगा। लेकिन एक ही इनपुट की एक से ज़्यादा आउटपुट्स नहीं हो सकती, अगर होंगी तो वो रिलेशन तो होगा बट वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, बस इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके सिंपल से क्वेश्चंस हैं, रिलेशंस कौन से रिलेशंस फंक्शंस हैं और नहीं हैं। तो हमने काफ़ी सारे एग्जांपल कर लिए, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको।
इसकी एक और जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो देखते हैं। क्या है डेफिनेशन? अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। किसी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे? जब नंबर 1 डोमेन इज इक्वल्स टू ए। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमने कहा वो रिलेशन ए से बी के ऊपर जा रहा है, तो जो ए सेट है वो कंप्लीट डोमेन हो। कंप्लीट सेट ए शुड बी डोमेन, यानी कि ए की हर एक इनपुट के लिए आउटपुट होनी चाहिए। कोई भी अगर आपका लेफ्ट आउट है, कोई भी अकेला छूट गया है, तो वो डोमेन में नहीं आएगा, यानी कि डोमेन पूरा सेट नहीं होगा, तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल देखा था जिसमें कुछ इनपुट्स जो थी उनके लिए आउटपुट नहीं थी प्रेजेंट, तो वो आपके फंक्शंस नहीं थे। तो पहले 2 बातें बस आपने याद रखनी। पहला, जो इनपुट वाला सेट है वो पूरा का पूरा डोमेन होना चाहिए, और सेकंड है नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। जैसे देखो, मैं इसका अगर ये बनाती हूँ, इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो 1A 1B। अब देखिए, दो जो इनपुट्स हैं उनके लिए, ये देखिए यहाँ से इसने कहा था नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट है ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, 1A 1B सेम तो नहीं है, तो दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं, तो उन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। या तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख लो, या आप इस चीज़ को स्टेटमेंट से याद रख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। तो किसी भी दो डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या कहा, फंक्शन क्या होगा? एक रिलेशन को हम कब बोलेंगे कि वो फंक्शन है? अगर उसका डोमेन पूरा इनपुट वाला सेट है और कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, देन विल से दैट रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस। वैसे जो आपके अभी 2.3 एक्सरसाइज है उसमें आपके आई थिंक 5 क्वेश्चंस है, उसमें से 3 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ इसी पे बेस्ड हैं, रिलेशन कौन से रिलेशन फंक्शंस हैं, और 1 या 2 क्वेश्चंस है जिसके लिए आपको ये टाइप ऑफ फंक्शंस आने चाहिए। बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका +2 के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस को जानना, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को। ओके, तो फर्स्ट है आपका रियल फंक्शंस। अब देखिए, रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको अच्छे से आपने समझना है क्या मतलब है रियल फंक्शन। पहले तो देखो फंक्शन आप समझ गए हो, तो अब हम सिर्फ फंक्शंस की बात करें, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फंक्शन मतलब एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट, और हर एक इनपुट के लिए आउटपुट प्रेजेंट होना चाहिए, वो हो गया फंक्शन। अब रियल फंक्शन क्या होंगे? जैसे आपको नाम से अगर पता चल रहा होगा, रियल मतलब वो फंक्शन रियल कब होंगे? जब इनपुट वाला सेट और आउटपुट वाला सेट दोनों ही में क्या होंगी? रियल वैल्यूज होंगी। रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स आपने पढ़े हैं। कैपिटल आर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -∞ टू +∞। दैट मीन्स कि सेट ए और सेट बी दोनों ही क्या होने चाहिए? रियल नंबर के सबसेट होने चाहिए, यानी कि दोनों में ही आपको रियल नंबर्स दिखने चाहिए। फंक्शन तो वो होना ही चाहिए, बट उसको रियल फंक्शन कब बोलेंगे? अगर इनपुट और आउटपुट दोनों में ही सिर्फ रियल नंबर्स होंगे। जैसे देखिए, ये वाला आपका रियल फंक्शन है, बट ये वाला आपका रियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए बी सेट में, तो ये बी सेट तो है आपका सबसेट रियल फंक्शंस का, सॉरी रियल नंबर्स का, बट क्या ए है रियल नंबर्स का सबसेट? नहीं, यहाँ पे तो ABC लिखा है। यहाँ पे अगर नंबर्स होते तो वी कुड से, अगर रियल नंबर्स होते, ठीक है। तो रियल फंक्शन क्या है? अ फंक्शन from A to B is said to be a real function if A is a subset of R and B is also a subset of R. R stands for real numbers, subset of set of all real numbers. ठीक है, ये हो गया आपका रियल फंक्शन। नेक्स्ट है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? बस थोड़ा सा फर्क है दोनों में। पहले डेफिनेशन देखिए, अ फंक्शन f from A to B whose range is a set of real numbers, then the function is called a real valued function. क्या कहा हमने? फिर से देखिए, एक फंक्शन A to B कब कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन? अगर उसकी रेंज क्या होती है? आई थिंक आपको डोमेन, को डोमेन और रेंज अभी तक अच्छे से समझ आ गया होगा। रेंज क्या होती है? वो सारी B सेट की वैल्यूज़ जो किसी ना किसी
प्री इमेज की इमेज है। और यहाँ तो हमने पढ़ा ही कि सबकी होनी चाहिए, यानी कि बी वाला, यहाँ पे कोडोमेन वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। जो फंक्शंस हैं उसमें हमेशा बी वाला सेट जो होता है वो आपका रेंज होता है, और फर्स्ट वाला सेट आपका हमेशा डोमेन होता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सारे ही तो डोमेन जो है वो पूरा सेट होना चाहिए, सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, यानी कि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो एरो से कनेक्टेड नहीं होगी। और हमने ये पढ़ा था रेंज क्या होती थी, जिसमें सारे एरोज आ रहे होते थे, सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सारे के सारे, यहाँ पे कोडोमेन जैसा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपका रिलेशंस में होगा। बट फंक्शंस में फर्स्ट वाला सेट हमेशा डोमेन और सेकेंड वाला सेट हमेशा रेंज होगा। तो इसमें क्या कहा इसने कि जिसकी रेंज एक सेट हो रियल नंबर्स का। देखिए इसने डोमेन के लिए कुछ नहीं कहा है, बस ये थोड़ा सा फर्क है रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शन में। रियल फंक्शन में दोनों ही सेट्स को क्या होना पड़ेगा, रियल नंबर्स के सबसेट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो रेंज वाला सेट है वही रियल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b हुज रेंज इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन द फंक्शन इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये दो फंक्शंस लिखे हैं, क्या रियल वैल्यूड हैं, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये सेट a है और ये सेट b है, सिमिलरली अगर ये सेट है b है तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन तो ऑल्दो ये है बट क्या रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो देखिए हमें इसको इनपुट वाले डोमेन को तो चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ रेंज वाले पार्ट को चेक करना है। तो रेंज में देखिए 2 रियल नंबर है, √-3 क्या ये रियल नंबर है, नो दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर। याद है आपने 10th क्लास में पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो आपका वो रियल वैल्यूज जीरोज आर नॉट रियल। ठीक है, तो वहाँ पे अंडर रूट के अंदर आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है विच इज़ लेस देन 0। तो इस रूट के अंदर जो माइनस में वैल्यू होती है आपकी इमेजिनरी वैल्यूज़ होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये। तो इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स। तो ये वाला आपका रियल, ये फंक्शन तो है बट दिस इज़ नॉट रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन है? यस, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एफ जो फर्स्ट वाला डोमेन वाला सेट है उसमें ऑल दो आपकी रियल वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन तो वही होता है जिसमें सिर्फ रेंज वाला सेट जो होता है वो रियल फंक्शन होना चाहिए, यानी कि रियल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑल दो रियल फंक्शन नहीं है बट ये रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट अ रियल फंक्शन बट दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। दिस इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है बट रियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि रियल में तो दोनों को ही रियल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए। बट यहाँ पे सिर्फ आपका रेंज वाला, आउटपुट वाला जो सेट है वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, दैट्स वाई वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं इन सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो सारे ही फंक्शन जो इस चैप्टर में दिए हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस फंक्शन का नेचर भी समझेंगे कैसा है, और उसकी डोमेन और रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के केस में आपको सारे फंक्शंस की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस यहाँ दिए हैं। फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम R to R, क्या मतलब हुआ इसका, फंक्शन जो कि रियल नंबर से रियल नंबर्स पे ही है, तो जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, उस फंक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, वो होता है आपका रियल फंक्शन। तो यहाँ पर हम डील करेंगे रियल फंक्शंस में। ऑल्दो हमने रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस दोनों पढ़े हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर में सिर्फ रियल फंक्शंस के बारे में ही हम बात करेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में नहीं बात करेंगे यहाँ पर। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, पहले तो एक ये रियल फंक्शन है, फंक्शन सच दैट इट बिलोंग्स फ्रॉम R to R। ठीक है, R से R के ऊपर है ये फंक्शन। और देखिए इस तरह से आप जिस भी फंक्शन के लिए हम एक इनपुट देते हैं उसके करस्पॉन्डिंगली हमें आउटपुट मिलती है। तो अगर आपका x इनपुट है तो उसके ऊपर फंक्शन, जिसको हम f से डिफाइन करते हैं, फंक्शन ऑफ x, यानी कि जब हमने इस x के ऊपर फंक्शन लगा दिया तो जो हमें आउटपुट में मिलेगा उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो f ऑफ x भी आउटपुट होती है और उसे ही हम y कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली x इनपुट रहेगा और y आउटपुट होगा, और y को ही हम फंक्शन ऑफ x कहते हैं। तो f ऑफ x एंड y इज़ वन एंड सेम थिंग। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, पहले इसका नेचर समझेंगे। तो y इज इक्वल्स टू y और f ऑफ x एक ही बात है, तो y इज इक्वल्स टू x, जैसे नाम से भी पता चल रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें आइडेंटिटी सेम रहे। आइडेंटिटी यानी कि पहचान, तो जो आउटपुट है वो इनपुट के जैसे ही हो, सेम टू सेम, तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन में आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर्स डाल सकते हैं, सारे ही इसमें पॉसिबल इनपुट्स होंगी और उसके करस्पॉन्डिंगली आपको सेम ही आउटपुट मिलेगी। यानी कि डोमेन में भी आपके सारे रियल नंबर्स आएंगे, दैट इज़ फ्रॉम -∞ टू +∞। और लाइकवाइज जो इनपुट में देंगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा सेम, बिकॉज आउटपुट और इनपुट आइडेंटिटी फंक्शन की सेम होती है। तो रेंज में क्या मिलेगा आपको, वही जो आपकी डोमेन होगी, यानी कि सारे रियल नंबर्स -∞ से +∞ तक। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए जैसे आपने क्लास 9th और 10th में ग्राफ प्लॉट किए हैं, तो हम पहले इसका टेबल बनाते हैं। टेबल में आप कुछ इनपुट्स लेंगे और कुछ आउटपुट्स। तो देखिए, कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव। तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। चलिए इतनी वैल्यूज़ ले लेते हैं, आप जितनी मर्जी वैल्यू ले सकते हैं। तो आपको प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट 3-4 वैल्यूज़ तो शो करनी है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, आउटपुट क्या है, जितनी इनपुट है सेम टू सेम है। आइडेंटिटी फंक्शन की इनपुट में जो भी आप दोगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा। अगर आप इनपुट में 1 दोगे तो आउटपुट में भी 1 मिलेगा, अगर इनपुट में 2 दोगे तो 2, -2 तो -2, 1.3 तो 1.3, सेम टू सेम। तो जो इनपुट में है वही आउटपुट में है, तो x और y की वैल्यू सेम आएंगी। अब इसका प्लॉट करेंगे, तो इसका प्लॉट करने के लिए देखिए, ठीक है, टेबल बनाया हमने -2 और -2, तो -2, -2, तो ये आपका पॉइंट मिल गया यहाँ पर। देन -1 एंड -1 विल बी हेयर, 0 पे वैल्यू 0, 1 पे 1, 2 पर 2 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसका प्लॉट इस तरह से बनाएंगे तो ग्राफ में हमें क्या मिलेगी, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज़ योर आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होगा बच्चों इस तरह से, आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी और x और y की वैल्यू सेम होगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइक दिस। ठीक है, बाकी आप जो भी वैल्यू लोगे x की, अगर माइनस में डालोगे तो करस्पॉन्डिंगली आपको माइनस में मिलेगी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि जाएगी कहाँ से, ओरिजिन से होती हुई जाएगी। 0,0 सेंटर वाला पॉइंट है, तो यहाँ से होकर ये ग्राफ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये किसका ग्राफ है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x। फंक्शन ऑफ x बेसिकली आपका y ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप y इज इक्वल्स टू x लिखो या f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन f स्मॉल f से डिफाइन किया है, तो हम मोस्टली इस तरह से लिखेंगे। बाकी दोनों ही बातों का एक ही मतलब है। तो हो गया बच्चों आपका आइडेंटिटी फंक्शन, बहुत सिंपल था, आई थिंक सबको समझ आया होगा। आप देखते हैं सेकेंड फंक्शन विच इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन। ओके बच्चों, सेकेंड फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन फ्रॉम r टू r। कांस्टेंट फंक्शन मतलब जिसके आउटपुट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कैसे लिखेंगे, आउटपुट यानी कि y, और उसे हम f ऑफ x भी कहते हैं। तो y कितना होगा, सम कांस्टेंट वैल्यू। ये जो c है कोई भी रियल नंबर होगा आपका, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने x क्या है, x कोई भी वैल्यू है जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रही है, तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड c इज़ अ कांस्टेंट। तो c क्या है, एक कांस्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो सिंपल है, इनपुट में आप कुछ भी देंगे। ठीक है, इनपुट में अगर आप कुछ भी वैल्यू दोगे, कोई भी रियल नंबर, लेकिन आउटपुट में हमेशा क्या होगा, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर आप सिस्टम में या मशीन में इनपुट जो देते हो, दिस इज़ योर इनपुट, जो कि आपका x है और x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। और आउटपुट में बच्चों क्या मिलेगा आपको, जिसको हम फंक्शन ऑफ x कहते हैं, जिसे हम y कहते हैं, दैट विल बी दैट कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, अब इसके डोमेन और रेंज समझने के लिए, वैसे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डोमेन में आपकी सारी रियल वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन आउटपुट में सिर्फ आपकी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इसके डोमेन और रेंज क्या होंगे, देखो बच्चों, इसका डोमेन बिना ग्राफ के आप यहाँ लिख सकते हैं। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, या आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से +∞ तक। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज होगी आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये एक ही वैल्यू है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले।
ओके बच्चों, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, लेट अस से एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, या ओके मैंने अब तक 2 तक प्लॉट बनाया है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ इसको कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अब देखिए इसका अगर हम टेबल बनाना चाहें तो उसका टेबल कैसे बनेगा, ये x और y, तो x की मैंने कहा कोई भी वैल्यूज़ डालेंगे, लाइक -2 डालेंगे तब भी आपको आउटपुट में प्लस का ही 2 मिलेगा, -1 डालेंगे तब भी प्लस का 2, 0 डालेंगे तब भी प्लस का 2, 1 डालेंगे देन 2, 2 पे भी 2, और इस तरह से आप इनपुट में कोई भी वैल्यूज़ डालेंगे, आउटपुट में हमेशा हमारे को वही कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो अगर इसका प्लॉट करेंगे तो 1 के ऊपर भी वैल्यू क्या आएगी 2, 0 के ऊपर भी वैल्यू 2, 1 के ऊपर भी 2, और सारी ही वैल्यूज़ इस तरह से 2, 2 मिलेंगे आपको सारे ही पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ सारे आपने क्लास 10 में भी पढ़े हैं। तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, हमेशा x के पैरेलल लाइन बनती है, ठीक है। तो ये बन गया आपका, यहाँ पे किसका प्लॉट है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, इसका प्लॉट है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो डोमेन में बेसिकली आपकी x की वैल्यूज़ होती हैं, तो x में आप सारी वैल्यूज़ ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि परमिसिबल नहीं है, यानी कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर लेना। तो सारी ही वैल्यूज़ आपकी रियल नंबर्स जो भी हैं सारे ही आपकी डोमेन होगी, लेकिन आप देख रहे हो आउटपुट में, यानी कि y में तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, ऑलवेज 2। तो ये हो गया इसका ग्राफ और ये हो गया इसका डोमेन एंड रेंज। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कैसे लिखते हैं इसको, फंक्शन फ्रॉम R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और यहाँ पे जो आपका y है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x, और इट कुड बी एनी पॉलिनोमियल्स। अब आपने पॉलिनोमियल्स की काफ़ी टाइप्स पढ़ी हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड ऑल दैट। तो हम इसको जनरल फॉर्म में लेते हैं। जनरल फॉर्म में है क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिखोगे, किसी भी डिग्री का हो सकता है, कितने भी कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। nth ऑर्डर का हमने ये पॉलिनोमियल ले लिया। तो यहाँ पे ये कोई भी पॉलिनोमियल है जनरल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये है आपका, और साथ में आपको ये जो आपने कोफिशिएंट्स लिखे हैं उसको भी डिफाइन करना है। तो एंड a0, a1, a2 सो ऑन an, ये सारे के सारे कोई ना कोई रियल नंबर को ही बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस फॉर्म का होता है। अब हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल फंक्शंस कितने टाइप्स के पढ़े हैं बच्चों आपने ऑलरेडी। तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन जो है आपका, दैट कुड बी लीनियर जैसे आपको पता है डिग्री 1 होगी, तो ये आपका क्या है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, जिसमें डिग्री क्या होगी 2x² + x + 3 समथिंग लाइक दिस। ये क्या हो गया आपका, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही इट कुड बी क्यूबिक ऑल्सो, वहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी क्यूब, x³ + 2x² + x + 5 लाइक दिस। इस तरह से किसी भी टाइप का हो सकता है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देन और कौन सा पढ़ा है बच्चों आपने, 4th डिग्री का भी पढ़ा है, लाइक x⁴ + 5, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन डिग्री 4 होगी, तो दैट विल बी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से अगर इसका हमें देखिए जनरल फॉर्म में है तो आप डोमेन रेंज सच नहीं लिख पाओगे, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा पॉलिनोमियल है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हम फंक्शन लेंगे, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रही हूँ मैं यहाँ पर। तो उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ से कैसे डोमेन और रेंज फाइंड करनी है वो भी देखेंगे, बिकॉज डोमेन रेंज निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस में। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। एक फंक्शन ले लेते हैं, ओके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं हमें, जो आपको एग्जांपल में दिया है यहाँ पे। फंक्शन है आपका R2R, और हम लिखते हैं फंक्शन के आउटपुट यानी कि y, और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये लिया हमने x², ये आपका एग्जांपल में दिया है वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले ग्राफ के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। तो अब टेबल बनाते हैं, x इनपुट है और y आउटपुट है, ठीक है। कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं।
तो -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, लाइकवाइज आप कितनी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, -3 का स्क्वायर इज़ 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 एंड 3 का 9। तो ये टेबल बन गया हमारे पास। अब इसको प्लॉट करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 पहला पॉइंट आएगा यहाँ पर, देन +1 का स्क्वायर इज़ 1, तो 1 पे 1, -1 का स्क्वायर भी 1। ठीक है, वैसे 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, -2 का भी स्क्वायर आएगा 4, देन 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे मैंने 6 वैल्यू ली हैं, तो चलिए समवेयर हेयर यहाँ पे कहीं आएगा और यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, आपको उसको और ज़्यादा प्रॉपर्ली बनाना है तो आप इन जो डिविजन्स हैं इनको छोटा कर सकते हैं, लाइक 2 4 2 2 का डिविजन्स ले लीजिए, 3 का ले लीजिए, 4 का ले लीजिए, तो आप ज़्यादा एक्यूरेटली इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे कहीं 3 के ऊपर ये 9 इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह से प्लॉट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा पैराबोलिक शेप का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ, हमेशा एक पैराबोला बनता है, तो ये बनेगा इस टाइप का पैराबोला। अब हम लिखेंगे इसकी डोमेन और रेंज। तो देखिए इसकी डोमेन क्या होगी। देखिए डोमेन में तो आप कोई भी वैल्यूज़ ना ले सकते हैं, 1.1 1.2 सारे ही परमिसिबल हैं, सारे ही इनपुट्स पॉसिबल हैं। तो डोमेन में आएंगे सारे रियल नंबर्स, दैट इज़ -∞ टू +∞। क्या रेंज में भी सारे रियल नंबर्स आएंगे? नहीं। देखिए आप यहाँ टेबल जो हमने बनाया है, यहाँ टेबल में देख सकते हो सारी जो वाई इनके आउटपुट की वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। क्या किसी नंबर का नेगेटिव में स्क्वायर आ सकता है? नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? पॉजिटिव। तो दैट मीन्स कि इसकी रेंज क्या होगी बच्चों? तो इसकी रेंज होगी 0 से लेके सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, या हम इसको ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं कैसे, 0 इंक्लूडेड है और +∞ कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती, वहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनता है आपका। ठीक है, तो ये इसकी रेंज आ गई और ये इसकी डोमेन आ गई और इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल दिया है, तो एक और एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो भी देख लेते हैं। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, वो है यहाँ पे फंक्शन है आपके पास, फंक्शन फिर से वही अगेन रियल नंबर टू रियल नंबर, और यहाँ पे आपको फंक्शन दिया है y = f(x) = x³। ठीक है, x³ दिया है यहाँ पे फंक्शन। अब इसका भी हम क्या देखेंगे, ग्राफ और डोमेन एंड रेंज। तो ग्राफ के लिए लगे अगेन हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है सबसे पहले। तो टेबल में थोड़ी सी वैल्यूज़ ले लेते हैं अगेन, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इनके क्यूब्स निकाल लेते हैं। -3 का क्यूब -27, -2 का -8 1 0 8 और 27। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके बच्चों, तो इसका प्लॉट बनाते हैं ग्राफ। 0 का क्यूब 0 -1, मैंने 2 का डिवीजन लिया है, -1 यहाँ कहीं आएगा, -1 का क्यूब कितना होगा, -1, तो यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट। +1 का क्यूब +1 होगा, यहाँ पर आएगा। देन 2 का क्यूब 8 समवेयर यहाँ आएगा, -2 का क्यूब -8 यहाँ आएगा। इस तरह से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है। ये आपका क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। ओके बच्चों, तो ये है आपका x³ का ग्राफ, इस तरह से बनेगा ये ग्राफ। अब इसके डोमेन और रेंज देखते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर्स दे सकते हैं, यहाँ पे x की सारी ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, दैट मीन्स -∞ से +∞। और इसकी रेंज भी क्या है, सारी ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो ये भी सारे रियल नंबर्स आएंगे, यानी कि अगेन -∞ टू +∞। तो ये हो गया आपका क्यूबिक फंक्शन या क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ और इसकी डोमेन और रेंज। अब देखते हैं नेक्स्ट।
ओके बच्चों, नेक्स्ट है रैशनल फंक्शंस। तो दीज फंक्शंस आर ऑफ पी एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल्स फंक्शंस ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है रैशनल फंक्शन है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म का ही होगा। न्यूमिरेटर में भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज ये रैशनल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे x क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अभी जैसे हमने पीछे देखा पॉलिनोमियल फंक्शन, तो px भी उस फॉर्म का हो सकता है और gx भी उस फॉर्म का हो सकता है। तो ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन एक्स, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। 2x 3 अपॉन 5x + 7, लाइकवाइज ऐसे कितने भी आप इसके एग्जाम्पल और किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अब इसमें अगेन हम एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, फंक्शन R2R और दिया है फंक्शन है आपका f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स एंड वेयर x इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे हमें डोमेन और रेंज पता चलेंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। अब यहाँ पे देखिए 0 तो नहीं ले सकते हम इनपुट में, क्योंकि इसने दिया है x शुड नॉट बी 0। तो 0 के अलावा बाकी वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं। -2 ले लीजिए, -1 + का 1 + का 2। तो वैल्यूज़ देखते हैं। -2 पे -0.5 है ना, -2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -0.5 आएगा। -1 का रेसिप्रोकल -1, 1 का 1 और इसका 0.5। ठीक है, इस तरह से आप और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। थोड़ी और वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे एक नेगेटिव की और ले लेते हैं। नेगेटिव की जैसे देखो आप -0.1 लोगे और यहाँ पे प्लस की भी मैं 0.1 ले लेती हूँ। तो 0.1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, -10, और इसका क्या करेंगे तो +10। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ओके देखिए, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जैसे हमने ग्राफ में वैल्यूज़ लिए, -2 पे आ रही है वैल्यू -0.5। तो -2 पे -0.5 कहीं यहाँ जैसे आएगी। देखिए 2 का डिवीजन है तो हाफ का भी हाफ होगा, तो समवेयर यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आएगा। देन है आपका -1 पे, -1 यहाँ है तो इसका -1 यहाँ पे कहीं आएगा प्लॉट पॉइंट इसका। देन माइनस का 0.1 भी एक पॉइंट लिया हमने, -0.1 बहुत 0 के बहुत क्लोज होगा, तो जाके यहाँ पे वैल्यू आ रही है -10। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस में हमने वैल्यूज़ लिए हैं। 1 के ऊपर आ रहा है 1, तो यहाँ पे कहीं आएगी वैल्यू। 2 के ऊपर 0.5, तो यहाँ पे कहीं आएगी वैल्यू। देन 0.1 बहुत छोटा है, इसकी वैल्यू जाके 10 यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से देखोगे तो आप इसका आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब अगर कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं 10, अगर एक और वैल्यू यहाँ पे लिख लें, 10 पे क्या आएगा, 0.1 बहुत ही छोटा, समवेयर हियर। तो इस तरह से इसका प्लॉट बनेगा और सेम टू सेम यहाँ पर बनेगा। यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे वैल्यू लेते हैं कोई -10, तो -10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -10 का रेसिप्रोकल -1 होगा। तो यहाँ पर कहीं वैल्यू आएगी, तो उसको भी आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आपको बीच की भी आप कितनी वैल्यूज़ ले सकते हो, अगर आपको ग्राफ को और अच्छे से समझना है तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है, ये है 1/x का ग्राफ। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, ये कभी भी यहाँ पे इस 0 लाइन को टच नहीं करेगा, ना आउटपुट में ना इनपुट में, क्योंकि देखिए अब किसका हमने कहा 0 तो नहीं ले सकते, बिकॉज 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और क्या आउटपुट 0 आ सकती है, तो कौन सी वैल्यू का रेसिप्रोकल 0 होता है कोई ऐसी वैल्यू जिसका रेसिप्रोकल 0 होता है, नहीं। तो दैट मीन्स कि ना तो ये कभी वाई एक्सिस को टच करेगा, ये आपके पॉइंट्स हैं, दीज आर योर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, और यहाँ पे फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो वैल्यूज़ हैं, ये कभी भी आपका ये जो आपका ग्राफ है कभी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करेगा। 0 ना तो इनपुट में आ सकती है, 0 ना ही आउटपुट में आ सकती है, क्योंकि 0 अगर इनपुट में लेंगे तो 1/0 अनडिफाइंड, और आउटपुट में 0 का मतलब हुआ कि
किसी चीज़ का रेसिप्रोकल 0, तो किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल 0 नहीं होता तो इनपुट और आउटपुट दोनों में नहीं आएगा। तो अब कैसे लिखेंगे इसकी डोमेन और रेंज? तो इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों? डोमेन में देखिए सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं लेकिन 0 नहीं आएगा, तो रियल नंबर -0। वैसे ही रेंज में भी देख सकते हो आप, सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं लेकिन 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज पर्टिकुलरली इस ग्राफ की है। ऐसे नहीं आपने सोचना कि किसी भी रैशनल फंक्शन की डोमेन रेंज सेम ही होगी, नहीं, वो डिपेंड करेगा आपको कौन सी वैल्यू जो है वो परमिसिबल नहीं है इनपुट या आउटपुट में, लाइकवाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मॉड्यूलस फंक्शन। द फंक्शन f from r to r डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू मॉड x, मॉड्यूलस x, या इसको मॉड x भी पढ़ते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और इस फंक्शन को, इस पर्टिकुलर इस फंक्शन को हम कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। जैसे मॉड आपने पहले भी पढ़ा है, मॉड के बाहर अगर आप इस x को निकालते हो तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। पहले इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए मॉड्यूलस फंक्शन में हमें आप इनपुट कुछ भी देते हो, ठीक है, इनपुट कुछ भी दोगे, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगी आपको? इनपुट में अगर कोई भी रियल नंबर आप डाल रहे हो लेकिन आउटपुट में हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ ही मिलेंगी। तो y विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x, वहाँ पे आपको 0 या फिर सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही मिलेंगी। तो इसको आपने देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मॉड ऑफ 1 क्या होता है? 1। मॉड ऑफ -1 इज़ ऑल्सो 1। मॉड ऑफ 2 इज़ 2। मॉड ऑफ -2 इज़ ऑल्सो 2। then mod of -2.2 is +2.2। similarly mod of 0 is 0। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी वैल्यू को आप मॉड लेते हो आपको आउटपुट में हमेशा 0 ही मिलता है। अब इस फंक्शन को आपने अच्छे से समझना है। यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन को। तो ये लिखा हमने मॉड ऑफ x। अब इसको अगर थोड़ा खोल के लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं, मॉड x की वैल्यू हमेशा x होगी वेन एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 पे 0, +1 पे +1, +2 पे सारी पॉजिटिव वैल्यू पे सेम आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट <0? <0 का मतलब हुआ नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1 है तो -1 पे हमें क्या आना चाहिए? प्लस का 1। वो कैसे आएगा? जब यहाँ पे लिखेंगे हम -x। कैसे? ध्यान से समझिए, इसको अच्छे से समझिए। x <0 का मतलब हुआ जैसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी -1, -2, -3, इस तरह से। अब मैंने कहा x जब भी <0 होगा तो हमारा f ऑफ x जो होगा वो -x होगा। इसका क्या मतलब हुआ? x जैसे हमने डाला -1, ठीक है, f ऑफ -1, तो ये क्या होगा? माइनस, और अंदर के लिखा हमने x के हम -1, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस करेंगे तभी आपके पास +1 आएगा। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। x जब भी <0 होगा, यानी कि x की वैल्यू जब भी 0 से छोटी होगी, नेगेटिव होगी, तो मॉड x विल बी -x। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को ख़त्म कर देगा और वैल्यू हमेशा ही आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो अब इस ग्राफ बनाएंगे इसका और डोमेन रेंज देखेंगे। तो ग्राफ के लिए पहले हम टेबल बनाएंगे, ये x और ये y। तो देखिए -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, ये हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो अब आपको पता है वैल्यूज़ तो सेम आएंगी, सिर्फ क्या होगा? साइन पॉजिटिव आएगा। -3 पे +3, -2 पे +2, -1 पे +1, 0 पे और पॉजिटिव पे तो सोचना नहीं, सेम ही आएंगी वैल्यूज़। ठीक है, अब इसको ग्राफ में बना के देखते हैं वैल्यूज़ को। ओके, देखिए ग्राफ में जब वैल्यू है -3 तब y आ रहा है +3, -3 पे +3, -2 पे +2, -1 पे +1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसका अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आ रहा है किसका? मॉड फंक्शन का। तो मॉड ऑफ x का ग्राफ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इस तरह से बनता है मॉड ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, तो अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? तो देखिए अब डोमेन यानी कि x की तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे, x की सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। दैट मीन्स कि इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, दैट इज -∞ से +∞। एंड व्हाट अबाउट इट्स रेंज?
तो रेंज के सारे रियल नंबर्स हैं। अब देखिए आप x की वैल्यू चाहे नेगेटिव डाल रहे हो चाहे पॉजिटिव डाल रहे हो, y की वैल्यू हमेशा ही क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे नेगेटिव आ सकते हैं आउटपुट? नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स कि आउटपुट में ज़ीरो या पॉजिटिव रियल नंबर्स ही मिलेंगे, जिसको आप ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखोगे, ज़ीरो इंक्लूडेड एंड इन्फिनिटी तो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती, ओपन ब्रैकेट्स में लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये बन गया आपका मॉडुलस फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना है अपने मॉड फंक्शन का ग्राफ भी, डोमेन रेंज भी और इसका नेचर भी। ठीक है, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है एक तो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी पूछा जाए मॉड एक्स फंक्शन कैसे लिखते हैं, मॉडुलस फंक्शन, तो दिस इज़ हाउ वी राइट द मॉडुलस फंक्शन। और ये इसका ग्राफ है, इम्पॉर्टेंट है, और ये इसकी डोमेन और रेंज। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिग्नम फंक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम एक्स। तो उसको सिग्नम एक्स से लिखते हैं, कहीं कहीं पे एस जी एन इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही है, सिग्नम फंक्शन, जहाँ पे एक्स जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले इसका नेचर समझेंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सिग्नम फंक्शन एक्स। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अब जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन को देखा था, वैसे ही आपको सिग्नम फंक्शन को भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहली बात तो सिग्नम फंक्शन हमेशा 3 ही आउटपुट देता है, या तो प्लस का 1 या 0 या -1, ओनली दीज 3 वैल्यूज इन द आउटपुट। +1 कब होगा, जब भी आपकी इनपुट पॉजिटिव होगी और 0 से बड़ी होगी। और 0 कब देगा, जब इनपुट 0 होगी। और आउटपुट -1 कब देगा, जब भी आउटपुट इनपुट जो है वो नेगेटिव होगी, यानी कि 0 से छोटी। 0 इनपुट 0 आउटपुट। एक्स और इनपुट अगर आपकी पॉजिटिव है, 0 से बड़ी तो +1, 0 से छोटी तो -1। ठीक है, तो यहीं से आप सिंपल इसका डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। ग्राफ के बिना भी डोमेन क्या हो जाएगी, देखो डोमेन में तो सारी ही वैल्यूज आ रही हैं। एक्स क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और एक्स जो है 0 या 0 से बड़ा या 0 से छोटा, तीनों हो सकता है, यानी कि सारे ही रियल नंबर्स। तो इसकी डोमेन आ गई -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। एंड व्हाट अबाउट रेंज, आप देख सकते हो आउटपुट में तो सिर्फ ये 3 वैल्यूज परमिसिबल है, -1, 0 एंड +1। तो ये आ गई इसकी रेंज। सिंपल है। अब इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ भी सिंपल ही है, कोई भी वैल्यू आप एक्स की डालें ग्राफ बनाने, इसके लिए तो आपको टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये है ग्राफ सिग्नम फंक्शन का कैसे बनेगा। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो 0 पे वैल्यू आएगी 0 इंक्लूडेड, यानी कि 0 पे यहाँ डॉट बना लेते हैं। अगर देखो 0 से बड़ी किसी भी वैल्यू पे, 0 पे वैल्यू क्या होगी 0, और जैसे 0 से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी तो वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक हॉलो सर्कल। ठीक है, ओपन सर्कल, यानी कि ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। 0 पे 0 आएगा, 0 से जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो 1, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली 1 1 1 वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन। वैसे ही 0 से थोड़ा सा भी नेगेटिव की तरफ को मूव करोगे तो वैल्यू आएगी -1, लेकिन 0 पे -1 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ग्राफ सिंपल है, ये देखिए यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पे हमेशा प्लस का 1, और किसी भी नेगेटिव वैल्यू पे वैल्यू हमेशा आएगी -1। ठीक है, तो ये है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। नेगेटिव वैल्यू पे -1, पॉजिटिव वैल्यू पे +1। इम्पॉर्टेंट क्या है, 0 पे वैल्यू है 0, तो यहाँ पे बनेगा डॉट, और यहाँ पे बनेंगे आपके हॉलो सर्कल्स। मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, देखिए समझ पा रहे हो आप ये चीज़ को, 0 से जस्ट बड़ा होगा तो वैल्यू होगी कितनी, +1। तो इसको शो करने के लिए आप देखिए कितना पास बनाओगे आप, है ना, बिल्कुल पास, कितना भी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने 0 इसलिए बनाया है कि 0 पे ये वाली वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बाद वाली सारी वैल्यूज़ पे क्या है, ये +1 वैल्यू है। वैसे नेगेटिव में 0 के ऊपर 0, तो 0 के ऊपर -1 नहीं है, 0 पे 0 ही है। तो इसके बाद जैसे आपकी वैल्यूज डिक्रीज करेगी तो यहाँ पे -1 आएगी कॉन्टिन्यूसली, तो यहाँ पे 0 पे आपको ऐसे हॉलो सर्कल बनाना है, दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। तो कौन सा फंक्शन था, f(x) इज इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखते हैं इसकी
डोमेन और रेंज तो आप डोमेन रेंज तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसकी। ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये तीनों फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर से आपको पता चल रहा है यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फर्क है, मॉडुलस फंक्शन में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस होती है, यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। तो बस ये स्क्वायर ब्रैकेट से आपने याद रखना है, ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इनपुट में तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि अगर आप इसको इस तरह से समझना चाहो तो इनपुट में तो आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हो, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, लेकिन आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिलेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल ऑलवेज गिव यू इंटीजर। अब इसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर ये लिखा मैंने आपका स्क्वायर ब्रैकेट में, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते पता चल गया हमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1। अब इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है, लिखने के लिए तो हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन लिखते हैं हम छोटे वाला। कैसे, देखिए अगर वैल्यू है 1.1, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। ग्रेटेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि 1.1 को आप सोचो कि इससे बड़ा वाला जो होगा वो वाला इंटीजर यानी कि 2, नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि 1.1 में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर की वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे भी 1 आएगा। अगर मैं इसको लेते हैं 2.23, तो वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट। ठीक है, वैसे ही आपका अगर 0 लेते हैं तो वैल्यू है 0। अब नेगेटिव पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, -1 पे। अब नंबर लाइन पे अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ यहाँ पे लिख के, ठीक है, देखिए अगर नंबर लाइन पे आप इस तरह से बनाते हो इसको, ये आपका 0 है, ये -1 -2 है। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, जैसे मान लीजिए -1.5 का -1.5 यहाँ पे होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट इज़ नॉट ग्रेटेस्ट, बेसिकली आपको देखना है उसका स्मॉलेस्ट वाला पार्ट, है ना। तो यानी कि अगर ये वैल्यू किसी दो इंटीजर्स के बीच में आ रही है तो आपको देखना है इसकी स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू, यानी कि इसके लेफ्ट वाली वैल्यू को देखना है। तो ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए -1.5 है, तो उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2। जैसे यहाँ पे राइट में देखिए, ये आपके पास 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे कहीं बोलूँ जैसे ये है आपके मान लो 2.5, है ना, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन गया। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, तो आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ देखना है ये वैल्यू का लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है, लेफ्ट यानी कि स्मॉल वाला, पीछे वाला। तो क्या है, प्लस का 2। हमेशा ऐसे नंबर लाइन में आपने उस इंटीजर को उस रियल नंबर को अज्यूम कर लेना है और उसका लेफ्ट वाला इंटीजर देखना है। अगर तो वो खुद ही इंटीग्रल वैल्यू है, जैसे 3 है, 3 पे तो 3 है, -1 पे -1 है, इंटीजर्स पे तो सोचना नहीं है। लेकिन जब वो नॉन इंटीजर है, जब भी क्या है आपकी वैल्यू नॉन इंटीजर वैल्यू है इनपुट में, आउटपुट में क्या मिलना है आपको, हमेशा एक इंटीजर ही मिलना है। तो वो कौन सा इंटीजर होगा, वो नंबर लाइन पे लेफ्ट वाली साइड का होगा। ठीक है, जब भी रियल नंबर होगा कोई आपका अदर देन इंटीजर, तो आपको मिलेगा तो इंटीजर ही, लेकिन कौन सा, बोलने के लिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, लेकिन आती है लेफ्ट वाली वैल्यू यानी कि स्मॉल वाली। वैसे आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है जिसमें बड़े वाली वैल्यू आती है, बट अभी आपको जो सिलेबस में जस्ट उस पर हम स्टिक रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -1 पे इंटीजर होगा -1, लेकिन -1.2 जैसे ही हो गया तो वैल्यू अब -1 नहीं लेनी है, आप इसको नंबर लाइन पे सोचोगे तो -1 से थोड़ा सा लेफ्ट में होगा ये नंबर, तो उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, दैट इज -2। अगर मैं कहूँ -2.30 लाइक दिस, तो -2 से लेफ्ट वाला होगा -3। ठीक है, या तो आप उसको अच्छे से नंबर लाइन पे याद रख सकते हो, नहीं तो आपने सिंपल ही याद कर लेना है। तो देखिए आई डोंट थिंक ये पॉजिटिव वाली में तो कोई प्रॉब्लम है, पॉजिटिव में तो जो इंटीजर वाली वैल्यू वही आएगी, लेकिन जब ये नेगेटिव वाला होगा तो आपने उसका एक अहेड कर लेना है लेफ्ट में। मतलब ऐसे तो बेसिकली एक छोटा होता है ना, जैसे -2 से छोटा होता है -3, है ना, तो वैसे आपने याद रख लेना है कि जब नेगेटिव वाले नंबर हैं तो आपने एक उससे कम रखनी है वैल्यू, है ना। नंबर में तो वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन नेगेटिव लगा दो तो वो छोटी वैल्यू बन जाती है। या तो आप नंबर लाइन से याद रख लेंगे या फिर आपको जो भी इजी लगता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका ग्राफ प्लॉट। ग्राफ के लिए पहले हम थोड़ी सी इसकी वैल्यूज टेबल बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे।
ओके बच्चों, जैसे हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का टेबल बनाएंगे तो ये वैल्यू लिए मैंने इनपुट में -2.1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके लेफ्ट वाला, लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आएगा, -3। -1 के लेफ्ट में -1 से ये एग्जैक्टली इंटीजर नहीं है ना, -1.3 है, तो हमें इसका नियर बाय इंटीजर देखना है लेफ्ट वाला। तो कौन होगा, -2। 0.4 नंबर लाइन पे क्या है, 0 से राइट साइड में है, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट में कौन है, 0 है। 1.2 का इंटीजर 1, यहाँ पे तो सोचना नहीं, पॉजिटिव वाली में सिर्फ ये इंटीजर वाली वैल्यू ही आपको देखनी है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो इसको। अब इसका टेबल बना लेते हैं। ओके बच्चों, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए 0 पे तो वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी, यानी कि 0 तो होगा इंक्लूडेड, तो यहाँ पे बनेगा आपका डॉट। ठीक है, अब देखिए 0 से जैसे ही वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है, जैसे हमने 0.4 बनाया, ठीक है, या 0.1 या 0.001 कुछ भी वैल्यू होगी, तो वैल्यू क्या आनी है, हमेशा 1 आनी है। वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। किस पे, जैसे ही 0 से नहीं, 0 से लेके यहाँ तक तो हमेशा वैल्यू 0 ही होगी, लेकिन 0.9999 तक हमेशा वैल्यू 0 होगी। आपको देखना है 1 से। ठीक है, 1 पे तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी, 1। 1.1 होते भी 1, ऐसे ही 2 से जस्ट बिफोर तक तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। लेकिन 2 पे, ये देखिए, अब ध्यान से आपने इस चीज़ को देखना है। 1 से जैसे ही वैल्यू 1 पे एग्जैक्टली 1, 2 पे क्या आनी चाहिए, 2, तो 2 पे यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, इसलिए 2 पे ये वाला 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। 2 पे वैल्यू 2 आएगी, 2 से जस्ट बिफोर तक वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 पे एग्जैक्टली 2 हो जाएगी। वैसे 2 से 3 के बीच, 3 से जस्ट बिफोर तक वैल्यू 3 ही रहने वाली है, लेकिन 3 आते ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक होल बनाना है, ओपन सर्कल बनाना है। ठीक है, बात समझ रहे हो बच्चों। देखिए 0 से 1 तक, नॉट इंक्लूडिंग 1, 0 से 1 तक तो वैल्यू 0 ही आएगी, ये यहाँ से 0। लेकिन जैसे 1 हो गया वैल्यू 1 आएगी। अब 1 से जैसे बढ़ती जाएगी वैल्यू 1 1 1 1 1 ही रहेगी। कहाँ, 2 से जस्ट बिफोर तक, 2 पे वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 को हम यहाँ पे एक हॉलो सर्कल बना देते हैं कि ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं, बहुत ही क्लोज, 0.0001 इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि इसको हम पर्टिकुलर किसी एंड पे छोड़ नहीं सकते। तो हमें यहाँ पे 2 पे वैल्यू दोनों दिखानी है। 2 पे ये 2 इंक्लूडेड है, यहाँ पे ये 1 एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 बनाई है। वैसे ही 3 से 4 तक वैल्यू आएंगी इस तरह से, लेकिन 4 पे जाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। लाइकवाइज अब थोड़ा सा नेगेटिव में देखते हैं। 0 से माइनस की तरफ, -0.1 -0.2 यहाँ तक तो क्या वैल्यू आएंगी, यहाँ तक वैल्यू आएंगी आपकी 1। ठीक है, जैसे मैंने कहा 0 पॉइंट, अगर आप माइनस में ले तो -0.3, तो वैल्यू क्या आएगी, इसके लेफ्ट में क्या है, -1, तो वैल्यू क्या आएगी इसमें, -1। ठीक है, यानी कि 0 पे तो 0 है, तो यहाँ पे मैं होल बना लेती हूँ। और 0 से जैसे पीछे जाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1। जैसे -1 हो गई तो वैल्यू आएगी -2, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, सॉरी, ठीक है, -1 तक तो वैल्यू -1 ही होगी। लेकिन जैसे -1 से जस्ट बढ़ेगी तो वैल्यू हो जाएगी -2, लेकिन यहाँ पे -1 पे तो -1 ही रहेगी, इसको ये वाला नहीं है कुछ भी। यहाँ पे -1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से जस्ट लेफ्ट में हेड करेगा तो वैल्यू हो जाएगी आपकी -2। लेकिन इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है, यहाँ पे वैल्यू -1 ही है। -1 से जैसे ही लेफ्ट में हुआ तो वैल्यू हो गई -2, यहाँ तक। जैसे -2 हुआ वैल्यू हो गई -3, -2 से जस्ट अहेड, -2 पे एग्जैक्टली -2 है, यहाँ पे मुझे होल बनाना है, फिर -3 एंड सो ऑन। तो इसको हम एक और नाम भी देते हैं, सिग्नम फंक्शन का एक और, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक और नाम है स्टेप फंक्शन। क्या नाम है, स्टेप फंक्शन। तो आपको याद रखना है, इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके डोमेन और रेंज। तो इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, अब आप देख सकते हो, यहाँ पे आराम से बता सकते हैं इसकी डोमेन क्या होगी। हाँ जी बच्चों, इसकी डोमेन होगी आपके सारे ही रियल नंबर्स। देख सकते हो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो छूट रहा है, तो डोमेन क्या है, सारे ही रियल नंबर्स, यानी कि -∞ से +∞। और रेंज,
वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो रेंज क्या होगी इसके, रेंज में क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, जो रेंज यानी कि आउटपुट वाई वाली वैल्यू दिख, तो वाई में आपको दिख रही है कोई बीच वाली वैल्यूज़ डेसिमल्स वाली या कोई और फ्रैक्शन नहीं है, आपको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो रेंज क्या होगी, सारे ही इंटीजर्स। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज सेट। तो डोमेन और रेंज होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, डोमेन ऑल रियल नंबर्स बट रेंज इज ओनली इंटीजर्स एंड दिस इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन ऑल्सो। तो ये आपके सारे फंक्शंस, उनके ग्राफ्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट से ब्रीफ में कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आज फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है। देखिए इसको इस तरह से भी आपने याद रख लेना है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो वैल्यू देता है -1, किसके लिए, फॉर अगर आपकी जो x की वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में, -1 इंक्लूडेड। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू देता है 0, कब, फॉर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 इंक्लूडेड बट लेस देन 1। वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा, आप वैल्यू देगा प्लस का 1 जब आपका x की वैल्यू कितनी होगी, 1 से लेकर 1 इंक्लूडेड बट लेस देन 2 एंड सो ऑन। ठीक है, एक बार इन फंक्शंस को आपको यहाँ से बुक से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने देखा ये था आपका आइडेंटिटी फंक्शन, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाकी डेफिनेशन भी लिखी है। देन था कांस्टेंट फंक्शन, इन्होंने वैल्यू ली है f ऑफ x इज 3। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया आपका। देन है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में जो फर्स्ट ग्राफ था वो था ये स्क्वायर वाला ग्राफ। ठीक है, पैराबोला। देन नेक्स्ट आपका क्यूब वाला दिया था, तो ये आपका है क्यूब वाला ग्राफ। ठीक है, देन था आपका रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन का ग्राफ 1/x दिया था एग्जाम्पल में, दिस ग्राफ इज दैट। देन नेक्स्ट वॉज योर मॉड्यूलस फंक्शन। तो ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं हमेशा। ठीक है, और ये इसका ग्राफ। नेक्स्ट था आपका सिग्नम फंक्शन, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखा फिर हमने नेक्स्ट, तो ये था आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। देन लास्ट वॉज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, और ये सब यहाँ पे लिखा है। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट देखते हैं हम अलजेब्रा ऑफ ग्राफ्स। ओके, नेक्स्ट आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो पहले हम चारों फंक्शंस देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन में एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस, कोई 2 रियल फंक्शंस हैं उनको ऐड करेंगे। तो किस तरह से ऐड होता है, फंक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। तो लेट 2 फंक्शन है, एक फंक्शन हमने ले लिया x2r एंड सेकेंड फंक्शन ले लिया g फंक्शन। ठीक है, पहला फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, और ये भी x2r है। ठीक है, दीज आर f एंड g बी एनी 2 रियल फंक्शंस, ये कोई भी 2 रियल फंक्शंस हैं। देन हम इसको ऐड कैसे कर सकते हैं, देखिए f ऑफ x और g ऑफ x। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा कि 2 फंक्शंस को ऐड करना है, तो कैसे फंक्शंस ऐड होंगे, फंक्शंस को हम ऐड कर लेंगे और जिसका भी वो फंक्शन है अलॉन्ग विद दैट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कौन सा, इस वाले सेट को। ठीक है, कोई भी आपको तो दिया होगा, इंटीजर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, वो सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, जैसे अगर इसको समझना चाहें तो एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। लेट ले लेते हैं जो हमने पहले फंक्शन लिए थे, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहला फंक्शन हमने एक्स स्क्वायर ले लिया एंड दूसरा फंक्शन कोई भी ले लीजिए, जी एक्स ले लिया हमने, से फॉर एग्जांपल 2x + 1 ले लिया। तो अब मुझे f इन दोनों को ऐड करना है, जो भी हमने ऊपर देखा। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर और उसमें ऐड कर दो उसको, सिंपल। ठीक है, तो दोनों फंक्शन इजीली आराम से ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सेकंड इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं पूरा यहाँ पे नहीं लिखते, सेम ही चीज़ है आपका। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है आपको, अगर ऐसे ही आपके 2 फंक्शंस दिए हैं, दोनों फंक्शन ये वाले सेम, f ऑफ x ये है और g ऑफ x है ये है, तो फंक्शंस को माइनस करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि एक फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन। तो सिंपल है, इसमें भी क्या होगा, f और g दोनों फंक्शन माइनस हो जाएंगे जिस भी वेरिएबल के वो फंक्शंस हैं। तो सेम एग्जांपल को इसमें भी कर लेते हैं हम। तो f ऑफ माइनस g ऑफ x क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दूसरा फंक्शन क्या था ये, और फिर ब्रैकेट ओपन कर लो तो दोनों में नेगेटिव। सिंपल, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 चीज़ें देखेंगे। पहला है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर।
कोई फंक्शन है, लेट फंक्शन एक्स टू आर बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसकी रेंज हमेशा रियल नंबर होगा और डोमेन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो लेट फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू आर बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड अल्फा बी अ स्केलर। अल्फा कोई भी एक स्केलर है, तो अगर हमें इस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है गिवन फंक्शन को, तो वो फंक्शन जो है वो नॉर्मल उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक्स जो है बिलोंग कर रहा है फर्स्ट वाले सेट को। आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वहीं से एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट कम्स योर फोर्थ वन है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, ठीक है। दो रियल फंक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे ही लेट आपके दो फंक्शंस हैं वही जो हमने पहले लिए थे। क्या क्या फंक्शन लिए थे, एफ ऑफ एक्स और दूसरा मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स, तो मल्टीप्लाई ऐसे लिख लीजिए, डॉट लगा लीजिए, एक ही बात है। तो एफ ऑफ जी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस वेरिएबल के अलोंग। तो सेम एग्जांपल ले रही हूँ मैं पहले जो लिया था, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 1 से। तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2x³ + x², ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिया होगा, जो भी ऑपरेशन लगाना होगा वो हम लगाएंगे। देन लास्ट वन इज योर डिवीजन। डिवीजन मतलब कोशेंट, ठीक है। तो कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, ठीक है। तो क्वोशंट मतलब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे वही सेम वाला एग्जांपल ले लेते हैं। दोनों आपका अगर एफ ऑफ एक्स को आपको जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, दैट मीन्स कि एफ डिवाइड हो जाएगा उस फंक्शन से अलॉन्ग विद दैट वेरिएबल। तो सेम एग्जांपल जैसे अभी आपका दिया, बस यहाँ पे क्या याद रखना है आपने, जी ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो 0 नहीं हो सकता। और बाकी सेम वैसे ही डिवाइड करेंगे x² अपॉन, जैसे अगर सेम पहले वाला एग्जांपल ले लें हम, तो उसको जैसे नॉर्मली आप डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड करके आप इसका आंसर जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ कंडीशन लिखी है ना, दो फंक्शंस हैं कि जी एक्स 0 नहीं होगा, तो वैसे यहाँ पे कौन सी x की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, 2x + 1 को इक्वेट कर लेंगे 0 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर -1/2 डालेंगे तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें साथ में लिखना पड़ेगा, हियर x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। बाकी अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइज 2.3। अभी यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं।